ये कॉन्फ़िगरेशंस प्राप्त हो जाए। अच्छी बात है। तो कैसे कंबाइन कर सकते हैं? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है लेन-देन, जिससे आयनिक बॉन्ड बनता है, या शेयरिंग, जिससे कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। दोनों तरह से ही बॉन्ड्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है। अब एक बात देखिए, किस तरह से एटम्स कंबाइन करते हैं। अगर हम उनके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स के हिसाब से इसको इंटरप्रेट करते हैं, तो हम कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स लिखते हैं जिनको आज जगत कहता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। लुईस ने बनाए थे, इसलिए लुईस, और इलेक्ट्रॉनों की जगह डॉट लगा देते थे, इसलिए डॉट स्ट्रक्चर्स। कभी-कभी डैश लगाते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स मिलकर बनाते हैं बॉन्ड, तो डैश लगा देते हैं, तो वो डॉट डैश स्ट्रक्चर्स भी कहलाते हैं। ठीक है? क्या है? देखिए, कोवैलेंट बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंगल लाइन से, और एक सिंगल लाइन का मतलब है दो इलेक्ट्रॉन्स उस सिंगल लाइन या वहां पर हैं जो शेयर करते हैं। ठीक है? क्यों करते हैं, ये कैसे करते हैं? लक्ष्य एक ही है, सपना एक ही है, ग्लोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अपील करना। जैसे देखिए, आपके सामने है फ्लोरीन। आपकी सुविधा के लिए अलग-अलग रंगों में 2 फ्लोरीन के एटम बनाए हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। एक F जो ग्रीनिश है और दूसरी जो पर्पल है। आप देखें, पहली के पास 7 ग्रीन इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरी के पास 7 पर्पल इलेक्ट्रॉन्स हैं। आई रिपीट, इलेक्ट्रॉनों का खुद का कोई रंग नहीं होता, ये तो आपको दिखाने के लिए अलग-अलग बनाए हैं। 7 से ऑक्टेट पूरा था नहीं, शेयर किया। कितना? 1 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है। अब यहाँ देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे वाह! 8-8 इलेक्ट्रॉन किसके? प्रिमरी के। क्योंकि पर्पल वाला भी उसके साथ आ गया शेयरिंग में। और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दोनों के 8-8 गिन रहे हो। हाँ, क्यों? शेयरिंग है भाई, ये तो मजा था शेयरिंग का। अच्छा, और इससे क्या नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो गई? यस, हो गई। बल्ले-बल्ले, नियॉन बन गए हैं, या नियॉन जैसे बन गए हैं। खुश हैं। अच्छी बात है। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे 6 6 ईच। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अगर एक की शेयरिंग करते तो कितने हो जाते? 1 2 3 4 5 6 7। अरे 7 ही होते, हमको तो 8 चाहिए थे। 8 चाहिए हैं 6, तो 8 माइनस 6 कमी कितने की है? 2 की। जितनों की कमी है उतने ही शेयर करने होंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो हम एक नहीं, दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे, और इस तरह से O डबल बॉन्ड O, ये बन गया O2 कहते हैं इसे प्यार से। ठीक है। अगर 5 ही होते तो 3 शेयर करते, वो भी ना बताएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, अभी तक तो हमने डायटोमिक मॉलिक्यूल्स देखे हैं। खुदा ना खास्ता कार्बन जैसा होता है। कार्बन में क्या है? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्या ट्रिपल बॉन्ड बना दे? नहीं बनता। तो हमने क्या कहा? हमने कहा चलो हाइड्रोजन लेते हैं। बड़ी प्यारी है हाइड्रोजन, हर एक हाइड्रोजन अपने एक-एक इलेक्ट्रॉन के साथ आती है। तो अक्कड़, बक्कड़, बम्बे, बो, ऐसे करके हमने चारों के साथ 4 अलग-अलग शेयरिंग कर दी। वॉव! क्या बन गया? आप देखें, इससे बनती है बहुत ही प्यारी चिकन की टुकड़ी, मीथेन, CH4। अच्छा, अच्छी बात है, ऑफ कोर्स शानदार है। जब इतना सब आपने देख लिया है, जब स्ट्रक्चर्स बनाने शुरू कर दिए हैं, आगे बढ़ें उसके पहले एक कॉन्सेप्ट और इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं हम, और वो है फॉर्मल चार्ज उर्फ औपचारिक आवेश। वाओ! ये फॉर्मल चार्ज क्या है? बड़ी प्यारी चीज़ है फॉर्मल चार्ज। महत्व क्या है इसका? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा था आपने, आपको याद होगा। कैसे बोलते थे? कि जैसे H और F है, तो आप उसको इमेजिन कर लीजिए कि सारे इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ चले गए, H+, और यहाँ ऐसे बन गया F-, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +1, इसका है -1, ऐसा मानते थे। ये काल्पनिक चार्ज था, कल्पना थी। किसी भी कोवैलेंट बॉन्ड को 100% आयनिक मान के कैलकुलेशन करना, ये तरीका था ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का। हाँ जी। इसका ठीक उल्टा है, एक उल्टा इमेजिनेशन है, किसी भी कोवैलेंट बॉन्ड को 100% कोवैलेंट मान। अरे! मतलब HF प्योरली कोवैलेंट नहीं है, उसमें हल्का सा प्लस, हल्का सा माइनस है। हाँ, ऐसा होता है। ठीक है। अब अगर हम ये मान लें कि ये जो HF है, ये प्योरली कोवैलेंट है। कैसे? हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। हमने कहा कि भाई साहब, एक इलेक्ट्रॉन है किसका? पहले वाले का, और दूसरा इलेक्ट्रॉन है किसका? दूसरे वाले का। एक इलेक्ट्रॉन है पहले का, दूसरा है दूसरे का, तो आपके पास है H और आपके पास है F। अच्छा, ठीक है, खुश हैं, बहुत खुश हैं। H और F, फाइन। ईश्वर ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए थे H को? 1। और यहाँ कितने हैं? शेयरिंग के बाद 2 हैं, और उस शेयरिंग पार्टनरशिप में भी पर्सनल हिस्सा, इंडिविजुअल एक्सक्लूसिव हिस्सा हाइड्रोजन का कितना है? तो अगर हम कल्पना कर लें
कि हाइड्रोजन के पास माना कि शेयरिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसमें खुद की निजी प्रॉपर्टी कितनी थी, 1 इलेक्ट्रॉन है उसका। अब फ्लोरीन का शेयरिंग के बाद 8 है और पर्सनल कितने हैं, 7। कैसे? बॉन्ड को हमने 2 टुकड़ों में बांटा था, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, प्रॉपर पूरा 7 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं फ्लोरीन के पर्सनल इस बॉन्ड में, और ईश्वर ने कितने दिए थे, 7। तो एक्स्ट्रा कोई प्लस या माइनस चार्ज है नहीं, तो हम कहेंगे फ्लोरीन पर फॉर्मल चार्ज 0 है। हाइड्रोजन को ईश्वर से कितने मिले थे, 1, और यहाँ कितना लग रहा है, 1, तो फॉर्मल चार्ज 0। कैसी नॉनसेंस चीज है, तो 0 0 आ गया, किया क्या तुमने? मैं एक दूसरा एग्जांपल देके बताता हूं, मैं तो खाली एक मेथड बता रहा हूं। अच्छा, बहुत शॉर्ट बहुत स्वीट मेथड है, इसको गाइड्स में या बाकी जगह बहुत गंदे और लंबे तरह से दिया होता है। अच्छा, फॉर्मूला लिखते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, रटते हैं, उगलते हैं, है यही चीज, लेकिन उसको करने का तरीका बहुत ही गंदा होता है उनका, और बड़ा खुश होते हैं वो सब करके। मैं आपको जो बता रहा हूं चुटकियों में, तो एक एक 2 2 सेकंड में धड़ाधड़ फॉर्मल चार्ज निकलेंगे आपके, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, मेरे साथ बने रहिए। 2 एग्जांपल और दिखाऊंगा आपको। मान लीजिए मेरे पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर है, अच्छा है बुरा है उसको कमेंट नहीं करें, स्ट्रक्चर है और वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये है OCN, कहां से बनाया, बनाया, मैं बना बना दे रहा हूं आपको। और ये है फॉर्मल चार्ज, निकालिए O पे C पर N पे। हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ऐसा इमेजिन करो, ऐसा इमेजिन कर लो कि ये कट गया। O पे कितने आए, 1 2 3 4 5, C पे कितने आए, 1 2 3 4, और N के पास 1 इधर, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, ये निजी हिस्से हैं, हाँ, जोड़ेंगे तो हर एक ऑक्टेट पूरा है शेयरिंग के बाद, और उसमें से इंडिविजुअल हिस्सा कितना है, ऑक्सीजन ऐसा लगता है अपने पास रख के बैठी है, कितने, 5 इलेक्ट्रॉन्स। 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ईश्वर ने कितने दिए थे O को, O के वैलेंस में कितने थे, 1s2 2s2 2 3 4, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, होने चाहिए थे 6, हैं 5, उड़ गया 1, हाँ हट गया 1, चला गया 1, इलेक्ट्रॉन हट गया तो चार्ज प्लस आएगा, जी हाँ, तो इस पर फॉर्मल चार्ज है प्लस। अच्छा, कार्बन 4 है यहाँ, हाँ जी, और 4 ईश्वर ने दिए थे, बिल्कुल, तो फॉर्मल चार्ज 0। नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिख रहे हैं, अरे बाबा, और भगवान ने कितने दिए थे इनको, 5, और यहाँ लग रहे हैं 7, तो कितना एक्स्ट्रा है, 2, तो -2 है फॉर्मल चार्ज इसका, -2। ऐसे निकालते हैं फॉर्मल चार्ज, यस, तो बहुत आसान है, मैं वही तो कह रहा था। एक और करेंगे, मैं दिखता हूँ आपको। मान लीजिए आपके पास है एक्सक्यूज मी, आपके पास है N N N, बहुत ही मशहूर है, एसाइड आयन, N ट्रिपल बॉन्ड N, सॉरी N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, ऐसा है, और आपसे कहा गया है बताओ हर एटम पर फॉर्मल चार्ज कितना है। कैसे कहेंगे, ईश्वर ने नाइट्रोजन को दिए हैं 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल है, और यहाँ 1 2 3 4 5 6, बॉन्ड में एक एक ही गिनो, जो दूसरा है वो दूसरे में गिनो, दिख रहे हैं 6, मिले थे ईश्वर से 5, एक फालतू आ गया, हाँ माइनस, यहाँ 1 2 3 4, दिख रहे हैं 4, होने चाहिए थे 5, प्लस, यहाँ 1 2 3 4 5 6, -1। अच्छा, तो माइनस प्लस माइनस ऐसे फॉर्मल चार्ज है इंडिविजुअल एटम्स पर, हाँ यही यही हम आपको बता रहे थे। आसान है, आप समझ गए। अगर ऐसा है तो आइए फटाफट प्रैक्टिस के लिए एक और कर लेते हैं ताकि आपको हो जाए काम, और एक बार पहले देख लेते हैं, एक बार दर्शन करिए। ये एक वो अजीब सा फॉर्मूला है जो मैंने कहा सब जगह लिखा होता है गाइड्स वगैरह में, आप चाहें तो इसको रट कर इसमें सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। कमरसम है, लंबा है, लोगों को लगता है वो शॉर्टकट है, पर मुझे तो इससे घटिया कोई तरीका पता ही नहीं है। आप देख लें, क्यों बता रहे हो फिर घटिया है तो? नहीं बताऊंगा तो आप कहेंगे भाई फॉर्मूला ना बताया, हर गाइड में छपा रहता है, आपने ना बताया, तो आपकी खुशी के लिए कि आपको विश्वास बना रहे मानो, तो इसलिए हमने बता दिया है, लेकिन काम की चीज मैंने आपको पहले ही बता दी है। तो ये क्या है, खाली इसलिए है ताकि आप बार-बार बोलते ना जाएं कि हाय कुछ हमने कहीं तरस रहा था और हमको ना मिला, इसलिए आपने ये चीज। फॉर्मल चार्ज ओज़ोन पे निकाला हुआ है। यहाँ तो लंबा चौड़ा फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके दिखाया है, मनोरंजक है, पर मैं आपके लिए एक बार ओज़ोन यहाँ बना देता हूँ। आपको प्रत्येक एटम पर फॉर्मल चार्ज और औपचारिक आवेश निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखिए, ये O 1 2 3 4 5 6 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये 7 खुद के लग रहे हैं 7, ईश्वर ने दिए थे 6। ये ईश्वर कहाँ से आ रहे हैं बार-बार? अरे जितने न्यूट्रल एटम में बैलेंस इलेक्ट्रॉन है भगवान ने इतने बनाए, तो उनके दिए हुए 6 थे, यहाँ उसने कबाड़ लिए 7, माइनस है फॉर्मल चार्ज। अच्छा, यहाँ क्या है? वेल 1 2 3 4 5 ईश्वर ने दिए थे 6, यहाँ बचे हैं 5। कैसे गिनते हो? जो बॉन्ड्स हैं, हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं मानता हूँ 1 इलेक्ट्रॉन एक एटम का, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम का, ऐसे मानता हूँ। और जो उनके ऊपर पर्सनल है, वो तो पूरे-पूरे गिने जाएँगे। तो इस 2 में से 1 इसका, इन 2 में से भी 1 इसका, ऐसे। तो 1 2 3 4 5 हैं 5, होने चाहिए थे 6 प्लस, और यहाँ 1 2 3 4 5 6 0 आ गया फॉर्मल चार्ज। ये तो बहुत आसान है। हाँ, ये तो इतना सब क्या कर रखा है? मनोरंजन है, आप भी करना चाहिए। हम तो आगे चलते हैं। एक बार जब आप फॉर्मल चार्ज निकालना सीखते हैं, थोड़ा-सा देख लीजिए अष्टक नियम कहीं-कहीं गड़बड़ करता है, अरे वो कहीं जगह गड़बड़ करता है। आप ये देखिए, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो बनते हैं पर उनमें ऑक्टेट पूरा नहीं होता, अधूरा रहता है, इनकम्प्लीट रहता है, लेस देन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है? अगर ऐसा है तो क्या बोलेंगे? उनको बोला जाता है हाइपोवैलेंट। हाइपो हद से कम, जितना चाहिए उससे कम है वैलेंसी, वो हाइपोवैलेंट है। अच्छी बात है। क्या कोई हाइपर वैलेंट भी होता है? हाँ। हद से कम हाइपो, हद से ज्यादा हाइपर, 8 से कम हाइपो, 8 से ज्यादा ग्रेटर देन 8 तो बोलेंगे हाइपर वैलेंट। सॉरी, राइट? आगे आएगा देख लेंगे। BF3, BeCl2, BeF2,
ये उदाहरण है किसके? हाइपोवैलेंट के। इसमें आप देखिए 2, 2, 4 तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ 2 और 2 4 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं और जिंदा हैं, खुश हैं और जी रहे हैं। ठीक है। तो कह देते हैं कि भई लुईस साहब इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ध्यान रखना ईश्वर ने तो दुनिया ऐसे बनानी थी, बना दी। लुईस ने कहा कि मैं बताऊँगा कैसे बनी है, तो लुईस का डिफेक्ट है कि पूरा नहीं बता पाया इसलिए। सबसे बड़ा पंगा होता है वहाँ जहाँ ऑड या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे इनको अगर आप जोड़ेंगे ClO2, ClO3, NO, NO2 इन सब में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑड है और ऑड नंबर वाले इलेक्ट्रॉनों को मर्जी पड़े जैसे जोड़ दे तो कभी भी इवन नहीं हो सकते। एक अकेले मतलब एक ऑड दूसरे ऑड से जुड़ेगा तो ऑड प्लस ऑड इवन हो जाएगा। लेकिन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑड है, उन्हीं को आपने ऑर्बिटल्स में बांटा है। कैसे भी ऑर्बिटल्स में बांट लो, ऑड नंबर को बांट कर इवन तो किया नहीं जा सकता। इसका मतलब ऑक्टेट तो पूरा होगा नहीं। अच्छा तो ऑड इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज कभी भी ऑक्टेट पूरा नहीं कर पाएंगी, मतलब ऑक्टेट रूल के हिसाब से वो कभी फिट नहीं। जैसे आपके सामने आप देखें NO, अभ्यास के लिए एक बार फॉर्मल चार्ज निकाल दें फटाफट। ये NO2 फॉर्मल चार्ज क्या होगा? माइनस प्लस और 0। ये फॉर्मल चार्ज नीचे लिख रखे हैं, आपको तो नहीं पता था, हाँ, नीचे लिख रखे हैं। ऐसे ही NO में आप फॉर्मल चार्ज निकालेंगे तो ये बड़ा प्यारा है 0 स्ट्रक्चर बनाने हैं, रटने नहीं। बस आपको ये देखना है कि आप कुछ भी कर लें, नाइट्रोजन का ऑक्टेट इसमें 7 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 8 हो ही नहीं सकते। ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन है 8। यही नहीं, कभी-कभी ऑक्टेट एक्सपैंड हो जाता है। सच बोलूं, कभी-कभी नहीं, अक्सर ऑक्टेट एक्सपैंड हो जाता है। ऑक्टेट रूल सारे मॉलिक्यूल्स जितने हैं उनमें मुश्किल से 20-30% जगह चलता है, 70-80% जगह तो वायलेट हो जाता है। क्या बात कर रहे हो आप? सही बोल रहा हूँ। एक्सपैंडेड ऑक्टेट क्या है? थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स मॉलिक्यूल्स की दया पर होता है। ऑक्टेट रूल मर्जी पड़ती है 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखते हैं, मर्जी पड़ती है 8 से ज्यादा रख लेते हैं बेशरम। और जब 8 से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो उसको बोलते हैं या तो हाइपर वैलेंट जैसा मैंने बताया था, या बोलते हैं एक्सपैंडेड ऑक्टेट, या कभी-कभी बोल देते हैं सुपर ऑक्टेट। ये सारा ड्रामा जो है सबटेंडेड, एक्सपैंडेड ऑक्टेट, सुपर ऑक्टेट, हाइपर वैलेंट मतलब 8 से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे PCl5 देखिए, 5-5 बॉन्ड बनाए P ने, तो हर एक में 2-2 इलेक्ट्रॉन है तो 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं बाहर। अरे 10 कैसे हैं? हैं। इट्स नॉट कैसे हैं, हैं। भगवान ने मॉलिक्यूल बनाए हैं, चलते हैं और लुईस को नहीं अच्छा लगता है, तो ये लुईस की प्रॉब्लम है। ये उनका डिफेक्ट है, ये ईश्वर की प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान रखिएगा। नोबल गैस, लुईस का मानना था कि नोबल गैसें अनंत स्टेबिलिटी लेकर आई हैं और वो रिएक्ट कभी कर ही नहीं सकते। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने रिएक्शन कराए तो बाकायदा ज़ीनॉन के कंपाउंड बन गए, XeF2, XeF4, XeF6, XeO3, XeO4, XeO6 4- पूरी सीरीज बनकर तैयार हो गई। और ये कैसे बन गई? इनर्ट नहीं है, नोबल ही तो है। ग्रुप लीड के रिएक्ट करेंगे पर कर जाती है नोबल गैसेस। क्रिप्टन कभी ज्यादा नहीं बने पर TRF2 वगैरह तो बन ही गए। तो इस वजह से जो है लोगों ने कहा कि जो मान्यता थी कि नोबल गैसेस रिएक्ट ही नहीं करती, झूठ था। कम करती हैं पर थोड़ा बहुत तो करती हैं। फाइन, ये सारे आइडियाज बने हुए हैं। इसके अलावा भी खोट है। हाँ, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग खोट तो नहीं कहेंगे पर लैप्सेस हैं। जैसे ऑक्टेट रूल ये नहीं बताता कि मॉलिक्यूल दिखेगा कैसा, वो शेप या ज्योमेट्री उसकी कैसी होगी। स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स पर कोई कमेंट नहीं है कि भाई अगर क्या हम अलग-अलग स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करके स्टेबिलिटी की तुलना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। पर फिर भी अच्छी बात ये है कि पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न साइंस हमको कुछ ऐसा मिला कि हम मॉलिक्यूल का कुछ तो लिख सकें। क्यों बन रहा है? ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 ही क्यों हो रही है? 4 क्यों नहीं हो जाती? 6 क्यों नहीं हो जाती? वो सब हम इस कहेंगे पर लैप्सेस हैं। जैसे ऑक्टेट रूल ये नहीं बताता कि मॉलिक्यूल दिखेगा कैसा, वो शेप या ज्योमेट्री उसकी कैसी होगी। स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स पर कोई कमेंट नहीं है कि भाई अगर क्या हम अलग-अलग स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करके स्टेबिलिटी की तुलना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। पर फिर भी अच्छी बात ये है कि पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न साइंस हमको कुछ ऐसा मिला कि हम मॉलिक्यूल का कुछ तो लिख सकें। क्यों बन रहा है? ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 ही क्यों हो रही है? 4 क्यों नहीं हो जाती? 6 क्यों नहीं हो जाती? वो सब हम इसकी मदद से लिखना हमने शुरू किया। तो लोगों को अच्छा लगा। इसी बात पे खुशी-खुशी आइए देखते हैं। व्हिच आर द एक्सेप्शंस टू द लुईस ऑक्टेट रूल? हमारे पास कौन से मॉलिक्यूल्स हैं? आइए लिख के देखते हैं। OF2 बॉन्ड बनाते हैं ऐसे। तो ये कैसे बना दिया आपने? वेल मैंने कहा O लिखा और मैंने F लिखा ऐसे। और फिर मुझे ध्यान आया कि ऑक्सीजन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 बॉन्ड्स बनाने हैं और फ्लोरीन को सिर्फ 7 ऑलरेडी है, 1 बनाना है। तो क्यों ना ऐसे जोड़ दूं। तो फ्लोरीन ने 1-1 बॉन्ड बना लिया, ऑक्सीजन ने टोटल 2 बना लिए, दोनों का भला हो गया। ऑक्टेट तीनों के पूरे हो गए। ये तो खूबसूरत है, ये बहुत ही खूबसूरत है। पानी को देखिए, पानी का भी ऑक्टेट पूरा है। हाँ, तो एक्सेप्शंस है कि ऑक्टेट रूल का। वेल हाइड्रोजन ड्यूप्लेट बनाती है। उस सेंस में कहें तो यहाँ पर एक्सेप्शन अवश्य है और तो कहीं नहीं। ठीक है। जहाँ-जहाँ हाइड्रोजन आएगी ज़रूर एक्सेप्शन होगा, ऑफ कोर्स हो जाएगा। उस दृष्टि से देखें तो हाइड्रोजन यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। हाँ, है तो सही, तो क्या इन सबको एक्सेप्शंस में घोषित कर दें? अगर हाइड्रोजन को आप गिन रहे हैं, एक्सेप्शंस टू लुईस ऑक्टेट रूल, सिर्फ सेंट्रल एटम ही नहीं, हर एक ऑक्टेट पूरा होना मांगता था, ऐसा लुईस ने बताया। और जिनके अष्टक अधूरे हैं, हाइड्रोजन परमानेंट दुश्मन है ऑक्टेट रूल की, तो ए, बी, टी तो वही हो ही गए। अब बचा सी, सी को कैलकुलेट कर लेते हैं, एक बार स्ट्रक्चर बना लेते हैं KrF2, KrF2 फ्लोरीन सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना सकती है, हम जानते हैं। और ClF3 ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 हर एक हमने क्या किया? फ्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स बना लिए। क्रिप्टन के कितने हैं? 8 1 2 3 4 5 6 7 8 फ्लोरीन के 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। वाह! काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन बनाए आपने। हाँ, क्या करें बनाने पड़े। और यहाँ देखिए ऐसे ओवरलैप करके बॉन्ड बना दिए। अच्छा, बढ़िया।
ये तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन रहे हैं, बिल्कुल। आप एक बार फरमाइए, क्रिप्टन के पास पहले 8 थे, 2 और शेयर करे तो 10 हो गए। हाँ जी। और यहाँ सीएल के पास पहले से 7 थे, 8 और 3 शेयर करे तो 10 हो गए। जी हाँ। तो 10-10 बैलेंस इलेक्ट्रॉन के पैचिंग है ये। हाँ जी। तो ऑक्टेट तो एक्सपैंड हो गया ना। हाँ, एक्सेप्शन हो गए बिल्कुल। अरे बाबा! ए, बी, सी, डी सब में बाहर है। अगर हाइड्रोजन को छोड़ देते तो आंसर होता है इसमें खाली अच्छा बी और सी। अगर हाइड्रोजन सहित है तो आंसर हो जाएगा ए, बी, सी, डी सारे। डन? चलिए। इनकरेक्ट लुईस डायग्राम पूछा है। देखते हैं। NaOCl अगर आप देखें Na प्लस तो ठीक है, OCl माइनस में इलेक्ट्रॉन गिनिए 1 2 3 4 और 5 6। अरे ऑक्सीजन में तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। हाँ, और यहाँ 6 बनाए हैं। धोखा किया है बिल्कुल। तो ये इनकरेक्ट है। हाँ, ये इनकरेक्ट है, ये गलत है। इसका मतलब ये सही है। मतलब आंसर गलत है और गलत चुनना था, इसलिए स्ट्रक्चर गलत है पर आंसर सही। स्ट्रक्चर गलत है पर आंसर सही। कैसा कलयुग है ऐसा ही। ये क्या है? CCl4 ठीक है। इसमें कार्बन का ऑक्टेट पूरा है, चारों क्लोरीन का पूरा है, सही स्ट्रक्चर है। तो ये आंसर नहीं। सही होने पर भी आंसर नहीं है, क्यों? गलत चुनना था इसलिए। अमोनियम सल्फाइड ठीक है। अमोनियम तो है कैसा है? सल्फर का ऑक्टेट पूरा नहीं है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाए हैं, 8 होने चाहिए थे। ये गलत है और इनकरेक्ट ही चुनना था, तो आंसर सही है। और हाइड्रोजीन एन का 1 2 3 4 2 2 4 6 तो 8 हाइड्रोजीन बिल्कुल सही स्ट्रक्चर है, ऑक्टेट ड्यूप्लेट सब पूरे हैं। करेक्ट है तो स्ट्रक्चर सही है, इसका मतलब आंसर नहीं है। तो आंसर्स आर ए एंड सी, क्योंकि इनकरेक्ट चुनने थे मतलब। एक और जैसी बात पे, आउट ऑफ द फॉलोइंग हाउ मेनी कंपाउंड्स वायलेट ऑक्टेट रूल? माय गॉड, हमारे पास 8 ढांचे हैं और कौन अष्टक नियम का उल्लंघन करता है? ये देखते हैं। CO2 CO2 को आप देखिए, कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने हैं, ऑक्सीजन को 2 ऐसे। PCl5 में Cl के जब 5 बॉन्ड बने थे, बना के दिखाए थे, तो 10 बैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे, ऑक्टेट रूल तो वायलेट हो जाएगा। CO2 में वायलेशन हो रहा है? नहीं नहीं। SiF4 Si अक्कर बक्कर बम्बे बो FFFF ऐसे है। बहुत ही सुंदर स्ट्रक्चर है SiF4 का। क्लोरीन्स को एक-एक इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो एक-एक बॉन्ड बनाएंगे। सिलिकॉन को कितने की कमी है? 4 की। तो सिलिकॉन क्या करेगा? सिलिकॉन 4 सिंगल बॉन्ड्स बनाएगा ऐसे। ऑक्टेट सबके पूरे हो चुके हैं, सबका सपना पूरा हो चुका है। क्या ये वायलेशन है ऑक्टेट रूल का? ना, ये तो ओबे कर रहा है ऑक्टेट रूल को, ये आंसर नहीं है। BrF5 तो 5 बॉन्ड तो फ्लोरीन बना के 10 इलेक्ट्रॉन चिपका दिए। अगर Br पे लोन पे हुए तो 10 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 तो क्रॉस हो ही गए, तो ऑक्टेट रूल का पालन हुआ? नहीं हुआ। ये भी आंसर नहीं। जब 5 बॉन्ड में बोल गए तो IF7 में कितने बॉन्ड्स हैं? 7। I 1 2 3 4 5 6 7। ओह माय गॉड। आप देखें, ये है आयोडीन की माया और 1 2 3 4 5 6 7 14 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अष्टक का उल्लंघन हो रहा है? यस। PCl3 सुन रहे हैं? PCl3 P Cl 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 ऐसे है। ऑक्टेट पूरे तो हैं? जी हाँ। किसका? Cl का P का? दोनों के ऑक्टेट पूरे हैं, वो ऑक्टेट रूल का उल्लंघन नहीं है, तो आंसर भी नहीं। पानी तो प्यारा सा है। डू दे वायलेट द ऑक्टेट रूल? इसमें अनफॉर्चुनेटली साफ-साफ करना चाहिए वो एक्सेप्ट हाइड्रोजन है या विद हाइड्रोजन। कि कई बार लोग मानते हैं कि ड्यूप्लेट तो बन ही रहा है, हाइड्रोजन का इतना पूरा नहीं है। BF3 वायलेट कर रहा है, हाँ, वो हाइपोवैलेंट था, अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको। पानी संतृप्त है, क्यों? हाइड्रोजन ऑक्टेट रूल वायलेट कर रही है और ऑक्सीजन नहीं कर रही। तो उसको गिनेंगे या नहीं गिनेंगे? जैसा लिखा है, कुछ नहीं और दिया है तो जरूर गिनेंगे, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्टेट रूल वायलेट तो निश्चित कर रही है। आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 का आंसर हो जाएगा 5। लेकिन अगर साफ-साफ क्वेश्चन में लिखा होता डू नॉट काउंट हाइड्रोजन, तो फिर उत्तर हो जाता 4। कुछ नहीं लिखा है, जैसा आपको दिया था, उत्तर होगा 5। राइट? चलिए। Which of the following Lewis dot structures of CO2 is incorrect? देखते हैं कौन सा इनकरेक्ट है। फॉर्मल चार्ज निकाल लीजिए, चाहे तो माइनस और प्लस इस पे आ जाएगा। ऑक्टेट पूरे हैं, चेक करिए, हाँ पूरे हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 2 4 6 2 8। ये क्या है बाबा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 इलेक्ट्रॉन्स। खतरनाक खतरनाक खतरनाक। ये संभव ही नहीं है। क्यों? आप देखें, किसी भी सूरत में नहीं आ सकते हैं किसके? कार्बन के या ऑक्सीजन के 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकते हैं। खतरनाक है ये। कौन? सी या ओ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स का ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 2s और 2p के अलावा 2d ऑर्बिटल होते ही नहीं। तो ये इनकरेक्ट है। हाँ, तो ये आंसर है। यस, ये संभव था। हाँ, ये तो इसी का उल्टा है। माइनस प्लस ये संभव है। नन ऑफ दिस कोई मतलब नहीं है। तो वेल, बी इज द आंसर। इनकरेक्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर पूछा है फिर से। बताएं पेज पे जाएंगे तो आंसर इसी है। देखिए, इसको देखिए, ऑक्टेट अधूरा है, इनकरेक्ट है। जी हाँ। यहाँ पर क्या है? ये NO2 लग रही है। 2 तो 4 तो 6 तो 8 2 तो 4 तो 6 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये नाइट्रोजन में 9 बैलेंस इलेक्ट्रॉन संभव नहीं है, ये गलत है, स्ट्रक्चर गलत है और इनकरेक्ट चुनना था, तो आंसर सही। ये क्या है? यहाँ पर भी देखिए बहुत भयानक। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस के चुन लिए। नाइट्रोजन की ये पाप किया, सेकंड पीरियड एलिमेंट्स ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकते, तो गलत स्ट्रक्चर है, या सही आंसर है। ये क्या है? Cl2O का स्ट्रक्चर बनाने की सोच रहे हैं। Cl2O दोनों नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल है। ऑल नॉन मेटल्स, ऑल इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्या ये आयनिक बॉन्ड बनाएंगे? ना, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ पर ये नहीं, ClOCl ऐसा होना चाहिए था। अच्छा, ये गलत है। हाँ, तो सही क्यों कर दिया? इनकरेक्ट, गलत को ही तो चुनना था। तो एबीसी सारे गलत हैं। हाँ, तो सारे सही आंसर है। हाँ, अच्छा अच्छा। इतनी तपस्या कर ली तो आइए अब मौका है और दस्तूर भी हम बात करेंगे बहुत ही मशहूर, बहुत ही शानदार और क्लासिक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। द लेजेंडरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय महान लिनस पॉलिंग एंड उनके सहकर्मी थे स्लेटर। स्लेट लिखते थे, क्या करते थे तो वही जाने, लेकिन हाँ, महान पॉलिंग तो थे ही। और पॉलिंग की जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, ये थ्योरी पूरी केमिस्ट्री में हर जगह काम आती है। ये ऐसी थ्योरी है जिसने पिछले 100 वर्ष में केमिस्ट्री का पूरा नक्शा पलट के रख दिया। क्यों?
इसके बाद ही लोगों को समझ में आया कि क्यों एटम और मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं, क्यों बॉन्ड बनाते हैं, कैसा होता है अट्रैक्शन, कब टूटते हैं, कैसे टूटते हैं, कितनी ताकत लगती है, कैसी ज्योमेट्री होती है। बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की मदद से हम सीखते हैं, पता करते हैं। बहुत सिंपल थ्योरी है, बहुत खूबसूरत है और एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूरी केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। शुरुआत कर रहे हैं। एक बात बताइए, अगर दो एटम्स करीब आते हैं तो क्या होता है? बातें तो वेल दे मे अट्रैक्ट द मेरिकल। हाँ जी, न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट कर रहा था, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट कर रहा था। ठीक है, जब करीब आते हैं तो एक का न्यूक्लियस दूसरे के भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा, दूसरे का न्यूक्लियस पहले वाले के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, यही नहीं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिपेल करेंगे और न्यूक्लियाई भी रिपेल करेंगे। तो कुछ आकर्षण और कुछ रिपल्शन दोनों ही एक्स्ट्रा जुड़ जाते हैं। ठीक है, अगर वो नोबल गैस के एटम्स थे तो वो बस दूर चले जाते हैं, उनमें रिपल्शन ज्यादा होता है। यही नहीं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिपेल करेंगे और न्यूक्लियाई भी रिपेल करेंगे। तो कुछ, ठीक है, जब करीब आते हैं तो एक का न्यूक्लियस दूसरे के भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा, दूसरे का न्यूक्लियस पहले वाले के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, यही नहीं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिपेल करेंगे और न्यूक्लियाई भी रिपेल करेंगे। तो कुछ आकर्षण और कुछ रिपल्शन दोनों ही एक्स्ट्रा जुड़ जाते हैं। ठीक है, अगर वो नोबल गैस के एटम्स थे तो वो बस दूर चले जाते हैं, उनमें रिपल्शन ज्यादा होता है, दे डोंट केयर फॉर ईच अदर। लेकिन अगर वो हाइड्रोजन के एटम्स हैं तो ये हो सकता है कि जब वो करीब आए और करीब आते चले जाएं तो उनको अच्छा लगे, उनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जाए। कैसे? ऐसे कि जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं दूर हैं और जैसे जैसे वो आ रहे हैं करीब, आप देखिए जैसे जैसे वो करीब आते जा रहे हैं वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी कम होते एक मोड़ पर आ गई है। क्यों? एक सुबह से भी करीब नहीं जा सकते, कोई न्यूक्लियस एक दूसरे में समा थोड़े जाएंगे। जब बहुत करीब जाएंगे तो आप देखेंगे कि अट्रैक्शन का जितना मजा आना था वो तो आ गया, अब तो रिपल्शन हो रहा है। न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन प्लॉट पागल की तरह रिपेल कर रहे हैं और पास जाएंगे तो फिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, रिपल्शन बहुत पागलों की तरह बढ़ जाएगा। कहते हैं इतना करीब मत आओ, थोड़ा दूर रहो, थोड़ा वहीं 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 बैठो, है ना? रहोगे तो बढ़िया है, अट्रैक्शन अच्छा रहेगा। और इतना डिस्टेंस कितना 74 पिकोमीटर या 0.74 एंगस्ट्रॉम यूनिट के डिस्टेंस पर आके टिकते हैं। 435.8 किलो जूल निकाल देते हैं एनर्जी एक मोल से। अच्छी खासी एनर्जी निकाल दी। हाँ, ये कैसा है? खुशी हुई, लगभग 100 किलो कैलोरीज के आसपास आप देखें एनर्जी उन्होंने निकाल दी है एक मोल में। अच्छा लगा, मतलब इतनी एनर्जी रिलीज हो गई है, यानी कि अगर कभी इसको वापस तोड़ना है, अलग करना है तो आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। वाओ! इसका मतलब है बॉन्ड बन चुका है। जी हाँ, एक खूबसूरत, मजबूत, पक्का, सुंदर कोवैलेंट बॉन्ड बन चुका है। ठीक है, अब ये बना कैसे है? ये सब तो हमने पहले भी देखा था। पर जब हम कहते हैं बना है तो पॉलिंग ने क्या बताया? उन्होंने कहा अ कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। ध्यान से सुनिएगा, अ कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन हाफ फिल्ड वैलेंस ऑर्बिटल ऑफ वन एटम ओवरलैप्स हाफ फिल्ड वैलेंस ऑर्बिटल ऑफ अनदर। एक एटम की हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, दूसरे की हाफ फील्ड है, करीब आते हैं, ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो बॉन्ड बन जाता है। अच्छा, क्यों रे? ऐसा क्या करते हैं वो? ओवरलैपिंग में हम कहते हैं कि भाई दो वेव्स हैं, साथ-साथ आई, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई तो उन्हें ओवरलैप करके बहुत मजा आएगा, उससे बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, ऐसे बोल लीजिए। और जो ओवरलैपिंग में इलेक्ट्रॉन फंस जाते हैं, हम कहते हैं वो शेयर हो रहे हैं। ठीक है, एक बात और, वो कैसे भी आ जाए, ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो बॉन्ड बन जाता है। अच्छा, क्यों रे? ऐसा क्या करते हैं वो? ओवरलैपिंग में हम कहते हैं कि भाई दो वेव्स हैं, साथ-साथ आई, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई तो उन्हें ओवरलैप करके बहुत मजा आएगा, उससे बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, ऐसे बोल लीजिए। और जो ओवरलैपिंग में पॉलिंग ने क्या बताया? उन्होंने कहा अ कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। ध्यान से सुनिएगा, अ कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन हाफ फिल्ड वैलेंस ऑर्बिटल ऑफ वन एटम overlaps half-filled valence orbital of another atom. एक एटम की हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, दूसरे की हाफ फील्ड है, करीब आते हैं, ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो बॉन्ड बन जाता है। अच्छा, क्यों रे? बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, ऐसे बोल लीजिए। और जो ओवरलैपिंग में इलेक्ट्रॉन फंस जाते हैं, हम कहते हैं वो शेयर हो रहे हैं। ठीक है, एक बात और, वो कैसे भी आ जाए, कैसे भी ओवरलैप हो, बॉन्ड बन जाएगा? नहीं। ओरिएंटेशन कभी-कभी इंपॉर्टेंट हो जाता है, किस दिशाओं से ऑर्बिटल आ रही है। मान लो एक ऐसे और एक ऐसे आ रही है, हो सकता है उनको अच्छा ना लगे, ओवरलैप ढंग से ना हो पाए, तो हो सकता है बॉन्ड ना बना पाए। बट देन a covalent bond is formed, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या करिए? A covalent bond is formed when half-filled valence orbital of one atom overlaps half-filled valence orbital of another atom, ठीक है? इन या along proper orientations या in proper orientation या direction, ठीक है? फाइन। नाउ ऐसा बोला गया था कि जब दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो ऑपोजिट स्पिन के साथ होने चाहिए। सच जब वो अलग-अलग हैं तो कोई मतलब नहीं है। जब वो साथ आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है एक ही ऑर्बिटल में रहेंगे तो फाइन। नाउ
ऐसा बोला गया था कि जब दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो ऑपोजिट स्पिन के साथ होने चाहिए। सच जब वो अलग-अलग हैं तो कोई मतलब नहीं है। जब वो साथ आएँगे तो ऑब्वियस सी बात है एक ही ऑर्बिटल में रहेंगे, तो बाद में उनकी स्पिन ऑपोजिट होना आवश्यक है। ठीक है। लोगों ने कहा क्या हमेशा ज़रूरी है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक से 2-2 इलेक्ट्रॉन आए और दूसरा कुछ ना दे? लोगों ने कहा अरे कैसी बातें करते हो? लेन-देन ही तो होता है। एक ने इलेक्ट्रॉन दिए और दूसरा कुछ भी नहीं देगा तो पहले वाला पागल है क्या? क्यों देगा 2 इलेक्ट्रॉन? एक्चुअली यहाँ पर एक बहुत मजेदार ऑब्जर्वेशन है, मैं आपसे शेयर करता हूँ। वो कैसी है? तो देखिए, आप इसको ऐसे माने कि जैसे मान लीजिए एक एटम है, मान लीजिए अमोनिया है, NH3 एटम क्या मॉलिक्यूल है पूरा। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन फालतू हैं और एक H+ है। H+ परम भिखारी क्यों? एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है उसके पास और जैसे ही पास आए H+ ने कहा इलेक्ट्रॉन दो यार, हम मरे जा रहे हैं, पर इलेक्ट्रॉन नहीं है हमारे पास। नाइट्रोजन को क्या पड़ी थी देने की? एटम्स क्या स्वार्थी नहीं होते, थोड़ा मन पसीज जाता है। वो कहते हैं तेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है क्या? हाँ, नहीं है, क्या करें? तो मेरे ले लो यार, मेरे पास 2-2 फालतू पड़े हैं, मैं क्या करूँगा? तू रख लो। अच्छा ट्रांसफर कर देना ना, शेयर होगा यार, लुटा थोड़ी देंगे इलेक्ट्रॉन, बीच में रखेंगे अपन, ठीक है? तो उसने इलेक्ट्रॉन दे दिए, इधर ओवरलैप हुई और आप कह सकते हो ऐसे ये शेयरिंग इस तरह से या ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से ये शेयरिंग चालू हो गई और NH4+ ऐसे बन गया। इस तरह का होता है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अच्छा, साधारण बॉन्ड कौन सा है? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, और सिंपल बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। और अगर दोनों इलेक्ट्रॉन एक ने दिए और दूसरे ने कुछ नहीं दिया, सिर्फ ले लिया, तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड या एक और नाम है, उसको बोलते हैं डेटिव बॉन्ड। ठीक है, खरी अच्छा। अब एक बात देखते हैं, ये ओवरलैप के धंधे को और बढ़िया तरीके से देखते हैं। ध्यान रखना, हर किस्म के ओवरलैप से बॉन्ड बने, ये आवश्यक नहीं था। तो जो ऑर्बिटल की ओवरलैप है, वो कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव कैसे भी हो सकती है। उसके नाम दिए गए हैं। पॉजिटिव ओवरलैप, जब ओवरलैप करके खुशी हो। नेगेटिव ओवरलैप, जब ओवरलैप होने के बाद बुरा लगे। और नल या जीरो ओवरलैप, ना अच्छा लगे ना बुरा, ठीक है, भाड़ में जाओ, इस टाइप का। ऐसे कैसे हो सकता है? होता है ना, बताता हूँ मैं आपको। देखिए, अगर दो ऑर्बिटल्स हैं, कैसे? जैसे आप देखें, ये आपको याद होगा ना, हमने फेज बताए थे। फेज प्लस प्लस, माइनस माइनस, ऐसे। तो अगर दोनों प्लस हैं और ओवरलैप कर रहे हैं, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। अच्छा, ऐसे। ये अलग-अलग तरह के ओवरलैप्स हैं, आप देखिए। सेम कलर मतलब सेम फेज ओवरलैप कर रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, ओवरलैप करके बहुत खुशी मिलेगी और बॉन्ड बनेगा क्या? जी हाँ, बन जाएगा। अगर नेगेटिव ओवरलैप मतलब ऑपोजिट फेसेस, एक प्लस एक माइनस, तो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा ये तो। हाँ, तो इसमें क्या होगा? इसमें तो बुरा लगेगा। इनफैक्ट ओवरलैप ना करता तो ठीक था। बिल्कुल, तो हम कहेंगे नेगेटिव ओवरलैप में क्या होगा? जवाब है कुछ नहीं होगा, ना हो तो अच्छा है। ठीक है। ठीक, अब देखो, कहीं अलोंग द एक्सिस ओवरलैप है, कहीं साइडवेज ओवरलैप है, जैसे यहाँ पर साइडवेज ओवरलैप है। ये अलग-अलग तरह के ओवरलैप्स हैं और सब में एग्जांपल दे रहे हैं हम। कौन से? तब जब ये एक दूसरे को कैंसल करना शुरू कर देंगे, काटना शुरू कर देंगे। आप तब का सीन देखें और तब आप देखोगे बुरा ही है। सारे बुरे हैं, सब बकवास हैं, सब नेगेटिव हैं। और ज़ीरो कौन होंगे? हाँ, ये भी मज़ेदार है। अब ये प्लस, ये माइनस था और ये प्लस। तो इतना वॉल्यूम तो हो गया, प्लस और प्लस कंस्ट्रक्टिव, और नीचे का इतना हो गया डिस्ट्रक्टिव। अच्छा हुआ, बुरा हुआ, ना अच्छा ना बुरा, बकवास है, कोई बॉन्डिंग नहीं। पीएक्स, एक पीएक्स था सर, आया प्लस माइनस, और उसी में हमने कहा पीवाई भी आएगा। पीवाई कैसे आएगा? ये आ गया पीवाई। अच्छा, तो अब प्लस प्लस के साथ कंस्ट्रक्टिव, प्लस माइनस के साथ डिस्ट्रक्टिव, तो आधा कंस्ट्रक्टिव आधा डिस्ट्रक्टिव, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, नॉनसेंस है, कोई बॉन्ड नहीं होती। इनको ज़ीरो ज़ीरो ओवरलैप कहेंगे और कहेंगे कोई ढंग का बॉन्ड इनसे नहीं बनता। ठीक है, नहीं बनता। बिफोर वी गो अहेड, एक छोटी सी बात और। प्लीज नोट, एक बहुत फंडामेंटल डिफरेंस है आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड के बीच में। क्या? आयनिक बॉन्ड्स वर नॉन डायरेक्शनल, मतलब प्लस चार्ज है। अब माइनस चार्ज इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से किसी भी डायरेक्शन से कहीं से भी आए, हमेशा अट्रैक्ट होगा। क्यों? कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अच्छा, यही नहीं, प्लस चार्ज के एक माइनस आ गया तो बंद नहीं हो गया, इधर से और माइनस भी आ सकता है, बिल्कुल। कोवलेंट बॉन्ड को हम कहते हैं वो डायरेक्शनल बॉन्ड्स। मतलब जैसे एक हाइड्रोजन एटम है, दो एच एटम्स ने अपने इलेक्ट्रॉन्स ओवरलैप, ऑर्बिटल्स ओवरलैप करे, इलेक्ट्रॉन्स बीच में रखे हैं। अब आप कहें कि नहीं नहीं, एक तीसरी भी हाइड्रोजन आ रही है, तो बीच वाले हाइड्रोजन में देखो, एक डायरेक्शन से बॉन्ड बनाया, अब कहा गया दूसरी डायरेक्शन से एक नई हाइड्रोजन आना चाहती है, वो इलेक्ट्रॉन ऑफर कर रही है और उससे बॉन्ड बना ले। अरे कैसे बनाएगा? क्यों? इसका इलेक्ट्रॉन तो यहाँ है, तो वो यहाँ है तो बस एक ही दिशा में है, वो उलट के यहाँ नहीं आ सकता। अच्छा, तो अगर इस एच ने इधर वाली एच से बॉन्ड बना लिया है, तो इधर वाली एच से बॉन्ड नहीं बनाएगी। ओके, तो बहुत स्पष्ट है, क्योंकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हमेशा दोनों न्यूक्लियस के बीच में रखना पड़ता है, उल्टा लाना अलाउड नहीं है। इस वजह से कोवलेंट बॉन्ड्स दिशा विशेष में ही बनते हैं, एक तरफ बने तो हर तरफ बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। इसलिए कहलाते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल बॉन्ड्स। समझ रहे हैं? कोवलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल बॉन्ड्स, राइट? चलिए, फाइनली आज बात करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स और डेटिव बॉन्ड्स की एक बार फिर ढंग से।
क्या है कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, क्या है डेटिव बॉन्ड्स? आइए देखिए हमारे साथ। हमने कहा था कि अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे हो रही है कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ने दिए और दूसरे ने सिर्फ ग्रहण कर लिए, तो ये क्या है? ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। अच्छी बात है। और लगता है कि कोई क्यों करेगा ऐसा? इसलिए दो शब्द बोलता हूं। आप देखें, जैसे अमोनिया थी NHHH। अब आप ये देखें, इसमें हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बने हैं वो क्यों बने हैं? वेल, नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, उसको 8 इलेक्ट्रॉन्स करने थे। तो उसने कहा एक काम करते हैं, चलो शेयर करते हैं, ये 1 ये 2 और ये 3 ऐसे शेयर हो गए। और जब शेयर हुए, बॉन्ड बने, हम ऐसे लिख देते हैं NHHH। ये बच गया। ये क्या है? ये दो बिंदु क्या है? हम कहते हैं कि ये है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, और ये क्या है? ये है बॉन्डेड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कौन? ये वाले या ये वाले या ये वाले, इस तरह से। जो दो एटम्स के बीच में है वो बॉन्डेड पेयर है, और जो एक ही एटम के ओपन पर सवाल है वो लोन पेयर है। इलेक्ट्रॉन तो हर बॉन्ड में दो ही है, हर पेयर में दो है। हाँ जी, अगर दो एटम्स H और N दोनों मिलकर घसीट रहे इलेक्ट्रॉनों को, तो इलेक्ट्रॉन बढ़िया चिपके हुए हैं, बढ़िया से बैंड बन रही उनकी, आप देखेंगे सेट रहेंगे। लेकिन जो लोन पेयर है, ये कैसा है? जो एक ही नाइट्रोजन की खोपड़ी पे नाच रहा है, ये किसी से शेयर नहीं हो रहा। शेयरिंग से स्टेबिलिटी बढ़ जाया करती थी, शेयर नहीं हो रहा तो वहीं पड़ा हुआ है। ठीक है, रिपेल करेगा, हाँ, खोपड़ी पे नाचेगा, हाँ, बुरा लगेगा, हाँ, क्या करें हम, सिर दर्द हो रहा है, खोपड़ी पे नाच रहे इलेक्ट्रॉन। तभी भाग्य की बात गुजरे H+। हाइड्रोजन की हालत बहुत खराब, लाइफ में एक इलेक्ट्रॉन भगवान ने दिया था, वो भी उड़ गया। अब खाली प्रोटॉन नाच रहे हैं। जैसे अमोनिया को देखा, उन्होंने कहा, अरे अमोनिया तुम तो इतने अमीर हो, हाँ, तुम्हारे पास तो बॉन्डेड पेयर है, हाँ, और लोन पे भी फालतू इलेक्ट्रॉन में बैठा है, हाँ भाई हाँ। उन्होंने कहा कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा, प्लीज हमको 2 इलेक्ट्रॉन दे दो। अरे कैसे दे दें? दो, तुम्हारी तो बैंड बज रही है, तुम्हारे खोपड़ी पे भी वो सवार है, तुम्हें दिक्कत हो रही है, हमको पता है, हाँ, हमको दे दो, हम मिलकर बढ़िया से खींच के रखेंगे इलेक्ट्रॉन को, सेट कर देंगे, ज्यादा तुम्हारे तंग नहीं करेंगे। अमोनिया को भी लगा कि हाँ, सौदा बुरा नहीं है, हम कर सकते हैं ऐसा। तो नाइट्रोजन का जो ऑर्बिटल था जिसमें इलेक्ट्रॉन्स थे, वो यहाँ, और हाइड्रोजन का ऑर्बिटल ऐसे ऐसे करके उन्होंने ओवरलैप किया, आप देखो, और इस तरह से एक बॉन्ड बन गया जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन दिए किसने? N ने। हाइड्रोजन ने सिर्फ स्वीकार करके ही एहसान किया है। अच्छा, और ये कहलाता है डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक बात ध्यान रखना, जब बॉन्ड बन गया है तो बनने के बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज एग्जैक्टली सेम एज अ कोवलेंट बॉन्ड। उसमें और कोवलेंट बॉन्ड में कोई अंतर नहीं है। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि गिनिए कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, क्या है क्या नहीं, नॉनसेंस है। हर कोवलेंट बॉन्ड कैन बी इमेजिन्ड एज इफ इट इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एवरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैन बी इमेजिन्ड एज इफ इट इज अ कोवलेंट बॉन्ड। ऐसे कैसे? प्रूव कर देता हूं, 1 मिनट में। मान लो हाइड्राइड आयन और H+, इनको मिला दिया गया, एक रिएक्शन है, LiH प्लस H+ देता है Li प्लस हाइड्रोजन। हर किताब में मिल जाएगा, जो ऊट पटांग बातें लिखती हैं उन्होंने भी नकल करके सब छाप रखा है। ऊट पटांग बातें कौन सी? जो कहते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक नए तरह के बॉन्ड है। ऐसा तो आपको कई घटिया गाइड्स में लिखा हुआ मिल जाएगा। घटिया भी बोलते हो ना, किसी को घटिया बोलना अच्छा लगता है, ऐसी बातें बोलते हो तुम। मैं ये बोलना नहीं चाहता, मुझे ये साफ साफ इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि बच्चों को क्या है, वो डेमोक्रेसी में रहते हैं, तो कहते हैं कि यार एक किताब नहीं, 2 4 5 6 7 किताबों में लिखा हुआ है, उनको शायद नहीं पता है कि सातों किताबें एक दूसरे से नकल करके बनाई है। तो इसलिए वो 7 जगह लिखा है तो वो सही है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, तो आप सही बोल रहे हैं इसलिए गारंटी है? लॉजिक, सिंपल कॉमन सेंस साइंस। पहली बात तो कोई भी ढंग की किताब, लिनस पॉलिंग की खुद की किताब में इस तरह की बातें उठपटांग नहीं लिखी हुई है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कम अच्छे हैं, कोवलेंट ज्यादा अच्छे हैं, जो कि गाइड्स में अक्सर लिखा हुआ होता है, ये बता दूं मैं आपको। और आप अगर मेरे मुंह से सुन लेंगे साफ साफ, तो कम से कम आपको ये आइडिया हो जाएगा कि कहीं गड़बड़ है। अदरवाइज आपको लगेगा कुछ नई सूचना मिलेगी, आपको लगेगा ज्ञान और अमृत तो वही था, ये तो हमको सर ने बताया नहीं था। कोई अमृत अमृत नहीं है, नॉनसेंस है। अगर आपको कोई भी दिख रहा है, कुछ भी आप कहीं से पढ़ रहे हैं, मैंने कभी कभी पढ़ रखा है, दिन रात यही करता रहता हूँ, है ना, तो वो सब उसमें गड़बड़ जो हो सकती है, स्पष्ट शब्दों में आपको बताना इसलिए जरूरी है ताकि आपके मन में कंफ्यूजन नहीं हो। लॉजिक क्या है आपका? लॉजिक सुनिए, बहुत सिंपल लॉजिक है। ये तो गाइड्स में मिल जाएगा, एस ब्लॉक नंबर चैप्टर उसमें मिल जाएगा, देखिए। और उसमें बॉन्डिंग की बात नहीं करते हैं। यहाँ मैं कह रहा हूँ, मान लीजिए आपके पास हाइड्राइड आयन है H-, ये भी होता है Li प्लस H-। अगर H- और H+, H- के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। H+ के पास कितने हैं? कुछ नहीं है। ये ओवरलैप करें तो क्या मिलेगा? दोनों इलेक्ट्रॉन्स लिए किसने? H- ने। H+ ने क्या किया? ले लिए, और क्या बना? HH, हाइड्रोजन बनी। अरे तो ये बॉन्ड कैसा है? कोवलेंट। हाँ, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ने दिया, दूसरे ने सिर्फ ले लिए, कैसा कैसा है? ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ओ तेरी, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया तुमने। हाँ, तो हाइड्रोजनों के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। हाँ, अरे पर हाइड्रोजन तो हम ऐसे बनाते थे, एक इलेक्ट्रॉन इसका है और एक इलेक्ट्रॉन इसका है, दोनों को बीच में रख दो, ये तो कोवलेंट बॉन्ड था। जी हाँ, तो 2 तरह के हाइड्रोजन है क्या? एक कोवलेंट बॉन्ड वाली, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाली। नहीं, हाइड्रोजन तो एक ही तरह की होती है। अच्छा, इसका मतलब कोऑर्डिनेट वाला या कोवलेंट वाला दोनों एग्जैक्टली सेम है, इनमें कोई सा भी अंतर नहीं। हमको गिनवाए जाते हैं हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गिनो इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने हैं नहीं है। ऐसे क्वेश्चन चाहिए कभी नहीं आए।
सिर्फ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स नाम का एक चैप्टर है, उसमें एक आध मॉडिफिकेशन और वर्डिंग्स बहुत केयरफुली होती है, जिसमें ऐसी बातें होती है, लेकिन एज सच इन तरह के क्वेश्चंस की कोई सेंस नहीं है। अभी मैंने आपको बताया हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल देखिए, आप उसे कोवलेंट बॉन्ड मानते थे, मैंने अभी आपको दिखा दिया कि आप उसे कोऑर्डिनेट की तरह से भी बना सकते हैं। एवरी कोवलेंट बॉन्ड कैन बी इमेजिन्ड एज अ कोऑर्डिनेट, एवरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैन बी इमेजिन्ड एज अ कोवलेंट बॉन्ड। देयर इज नो डिफरेंस एंड देयर इज नो सेंस इन काउंटिंग देम डिफरेंटली। करेक्ट? और इसी कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट, दो शब्द हैं। कौन से? एक है लुईस एसिड और दूसरा है लुईस बेस। ये क्या है? ये तो बड़ी अलग चीज है। यही है जो लोन पेयर डोनेट करते कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, वो है लुईस बेस, और जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर ले, वो है लुईस एसिड। तो एक्सेप्टर, ए फॉर एक्सेप्टर, ए फॉर एसिड। तो जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है वो लुईस एसिड है, और जो लोन पेयर डोनेट कर रहा है वो लुईस बेस। आसान है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये डोनर है तो ये लुईस बेस है, और ये एक्सेप्टर है तो ये लुईस एसिड है। अच्छी बात है। ध्यान रखना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड लोन पे डोनेट करने काफी नहीं है, लेन देन के बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना चाहिए, कोवेलेंट बॉन्ड बनना चाहिए, ये भी आवश्यक है। देन यू कैन से द डोनर इज लुईस बेस एंड एक्सेप्टर इज लुईस एसिड। अच्छा, जैसे यहाँ पे देखिए, आप ये देखिए H2O H प्लस को लोन पे डोनेट कर रहा है, तो अब इस रिएक्शन में लुईस एसिड कौन है? ए फॉर एसिड, ए फॉर एक्सेप्टर, एसिड है H प्लस, तो ये है लुईस एसिड। और लोन पे डोनेट कौन कर रहा है? ऑक्सीजन, पानी पे, तो पानी है लुईस बेस। और इनके बीच में क्या बन रहा है? बन रहा है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कभी-कभी लोग ऐसे एरो बना के लगा देते हैं। एरो शोज की लोन पे इधर से उधर का एक तीर बना देते हैं, इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बताने के लिए। लेकिन ध्यान रखना, बनने के बाद एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड में या एक कोवेलेंट बॉन्ड में कोई अंतर नहीं होता। ठीक है? वही अलग-अलग चित्रात्मक रूप से आपको दिखाया हुआ है। नीचे भी कुछ बच्चे कहते हैं कि साहब कोऑर्डिनेट बॉन्ड पहचानेंगे कैसे? सच तो ये है, कोई गिनने को बोलना नहीं चाहिए। एज सच आईआईटी में कभी भी इस तरह के क्वेश्चन नहीं आए कि आप गिनती करिए कि कोऑर्डिनेट कितने हैं, कोवेलेंट कितने हैं। 50 साल के इतिहास में एक ऑप्शन भी ऐसा नहीं है। अच्छी बात है। तो क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि बनने के बाद इनडिस्टिंग्विशेबल है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स और कोवेलेंट बॉन्ड्स एक जैसी ही चीज है। अच्छा, लेकिन जिस तरह के क्वेश्चन गाइड्स वगैरह में होते हैं कि आपको ढंग के क्वेश्चन नहीं होते पर गिनवाते हैं कि कितने कोऑर्डिनेट हैं, गिनो। कैसे गिनेंगे? आप ये देख लीजिए, एक यूजुअल कोवेलेंस है। जैसे नाइट्रोजन यूजुअली 3 बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है? अगर 4 बनाने लग जाए तो चौथा बॉन्ड उनके हिसाब से कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं। या ऑक्सीजन मोस्टली 2 बॉन्ड्स बनाती है, तो अगर वो तीसरा बॉन्ड बनने लग जाए, H प्लस डोनेट या लोन पे डोनेट करते किसी को भी H प्लस या किसी को भी, तो आप कहेंगे वे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रही है। हैलोजेंस एक ही बॉन्ड बनाते हैं, पर अगर कहीं 2-2 बॉन्ड बनाते हुए दिख जाएं, तो आप कहेंगे कि वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। इस तरह से आप कल्पना कर सकते हैं। जितनी रेगुलर कोवेलेंसी है, उससे अगर बॉन्डिंग ज्यादा है, तो आप उस कलम का टीका कोऑर्डिनेट बॉन्ड के माथे लगा सकते हैं। कोई बहुत अच्छा तरीका तो नहीं है, पर जो जिस तरह के आप कह सकते हो बहुत इनएलिगेंट क्वेश्चंस आते हैं, उनके जो आंसर चाहते हैं ऐसा पूछने वाले, वो इसी कांसेप्ट का आंसर चाहते हैं। जैसा सुन लीजिए, नाइट्रस ऑक्साइड, इसमें आप देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड्स बना रखे हैं, ठीक है? क्या कहेंगे आप? आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है? एंड सो ऑन एंड सो फाइन। So much so for in general the introduction to covalent bond and coordinate bonds। और अब वक्त है थोड़े डिटेल्स का। कोवेलेंट बॉन्ड्स भी दो तरह के हैं। कौन से? एक है सिग्मा बॉन्ड्स और दूसरे हैं पाई बॉन्ड्स। सिग्मा क्या है और पाई क्या है? देखिए, अगर अलोंग द एक्सिस हेड ऑन अगर ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, हेड ऑन तो एकदम आमने सामने, अलोंग द एक्सिस ऑर्बिटल्स आते हैं और करते हैं ओवरलैप, तो हम कहते हैं कि ये बना है एक सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, और अगर साइड बेस ओवरलैप है, एकदम ऐसे नहीं आजू बाजू, जैसे ये एक ऑर्बिटल है, दूसरा ऑर्बिटल है, और ऐसे ना आके वो ऐसे साइड साइड आ रहे हैं और तब ओवरलैप करेंगे, तो हम कहते हैं ये क्या है? तब कहलाएगा ये है एक पाई बॉन्ड। थोड़ा और ढंग से अंग्रेजी में डेफिनेशंस वगैरह बोल के दिखते हैं से क्या है? axial overlap or the overlap takes place along the axis, the bonding is termed as a sigma bond। जैसे ये था, ध्यान रखिएगा, axis of orbitals और co-axis जिसके along वो अप्रोच कर रहे हैं must be the same for a sigma bond। क्या 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 कितनी कंफ्यूजिंग बात बोल दी आपने? दोबारा बोलता हूँ, सुनिए। देखिए, जैसे s ऑर्बिटल की तो कोई एक्सेस है नहीं, कोई भी लाइन उसके थ्रू डाल दो, सारी की सारी एक्सेस है। तो s में तो बहुत ही लिबरल है, कोई चॉइस ऐसे नहीं है, जो चाहो वही एक्सेस है। p में पंगा है, ये px है, ये py है, और बोर्ड के परपेंडिकुलर अंदर बाहर अंदर आती हुई pz है, ठीक है? तो यदि ये px x एक्सिस के अलोंग आए, या ये py y एक्सिस के अलोंग आए, या pz z एक्सिस के अलोंग आए, ये z एक्सिस के x y और z, और pz z एक्सिस के अलोंग अप्रोच करें, तो आप कहेंगे कि ये सॉरी, तो आप कहेंगे कि ये सिग्मा बॉन्ड्स बना रहे हैं। अच्छा, जैसे जैसे देखिए, ये
ये आपके पास क्या है, ये है p s ऑर्बिटल, हाँ जी, और s ऑर्बिटल को मान लीजिए ऐसे अप्रोच किया इसने, ये s है और ये px है और ये x एक्सिस के अलॉन्ग आ रहे हैं। आप देखो दोनों न्यूक्लियाई को जोड़ने वाली जो लाइन है ये कहलाती है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। इंटर मतलब बीच में, न्यूक्लियर न्यूक्लियस के, तो दोनों न्यूक्लियाई के बीच को जोड़ती हुई जो लाइन है वो है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ये खास बात देखिए, जो ये एक्सिस है वही एक्स एक्सिस, वो भी एक्स एक्सिस है और ऑर्बिटल भी कौन सी, px। ठीक है, तो इससे सिग्मा बॉन्ड बनेगा, जी हाँ, हेड ऑन सिग्मा। ठीक है, ऐसे ही खुदा ना खास्ता अगर ये py हो, अच्छा, और ये y एक्सिस के अलॉन्ग ऐसे आती है, इससे ये क्या है, s ऑर्बिटल, और इस डायरेक्शन में आपके ओवरलैप करते हैं, ये भी क्या बनता है, ये भी बनता सिग्मा। उल्टा नहीं हो सकता, कैसे कि साहब ये था py और ये आ गया x एक्सिस के अलॉन्ग, ओके, तब क्या होगा, कबाड़ा होगा तब। क्यों, आप देखो, अगर वो ऐसे आ गया प्लस माइनस और यहाँ प्लस, तो आधे में कंस्ट्रक्टिव आधे में डिस्ट्रक्टिव, ये क्या है, ये तो नो बॉन्ड है। आपको याद होगा पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो ओवरलैप जो थी, ये जीरो ओवरलैप केस है, इसमें तो बॉन्ड ही नहीं बना, सिग्मा या पाई तो दूर की बात है। आप समझ गए होंगे, ये जो लिखा है यहाँ पे, एक्सिस ऑफ ऑर्बिटल्स आर सेम एज देयर कंबाइनिंग एक्सिस, इसका ये अर्थ है, राइट। सिग्मा बॉन्ड कैसे बन सकता है, दो ss sp pp अलग अलग ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर सकती हैं, ऐसे बन सकता है, जिससे आप देखिए s और s अप्रोच करेंगे ऐसे, इस तरह से, तो ये बनी ss ओवरलैप, वाओ। और sp कैसी होगी, एक s है और दूसरा p, और इस तरह से अप्रोच कर रहे हैं। अगेन अगर ये px है तो ये x एक्सिस के अलॉन्ग अप्रोच कर रही है, और आपको मिलेगा यहाँ पर ये ओवरलैप हो गई और मिला sp सिग्मा बॉन्ड। दोनों p ऑर्बिटल्स थी। हमेशा येलो वाले क्यों ओवरलैप कराते हैं, आप ब्लू वाले करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये आ जाएंगे along the axis overlap है, आप देखिए बड़ी खूबसूरत, और ये pp सिग्मा बॉन्ड है। अच्छी बात, एक दो भारी शब्द बोलूंगा, a sigma bond is cylindrically symmetric about the line joining the two nuclei or about internuclear axis, ठीक है, and you can rotate it about the internuclear axis. Free rotation is possible around the sigma bond in internuclear around internuclear axis। क्या है ये cylindrical symmetry क्या बना है, सिलेंडरल सिमेट्री ऐसी, जैसे मान लीजिए ये गिलास है, हाँ जी, क्या है, ये एक पानी का गिलास है, ठीक है, क्या आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसके बीच में एक एक्सिस मान लूं, काल्पनिक एक्सिस है, और अगर मैं इसे ऐसे गोल गोल घुमाता हूं, टिंग 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 ऐसे, शायद आपको दूर से देखने में पता नहीं चले कि वैसे घुमा रहा हूं, और हाथ घूमता हुआ दिख रहा है, गिलास जैसा पहले दिख रहा था, घुमाऊंगा तब भी वैसे ही दिखेगा, गिलास में कोई फर्क नहीं आया। क्यों, किसी एक सेंट्रल एक्सिस के अराउंड घुमाने पर अगर वो ऑब्जेक्ट हमेशा वैसा था जैसा था वैसा ही दिखे, तो हम कहेंगे कि उसमें सिलेंड्रिकल सिमेट्री है, और ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अराउंड सिलेंड्रिकल सिमेट्री है। अच्छी बात है। और कुछ हो सकता है, क्या इस मोबाइल फोन में सिलेंड्रिकल सिमेट्री है, नहीं, मोबाइल फोन में कोई सिलेंड्रिकल सिमेट्री नहीं है। क्यों, क्योंकि अभी ऐसा दिख रहा है, अगर घुमा दूंगा तो ऐसे चपटा हो जाएगा, तो ये कभी चपटा है, कभी कम चपटा है, कभी रेक्टेंगल है, कभी अलग साइड दिख रहा है, कभी एकदम लाइन जैसा बन गया, तो ये सिलेंड्रिकल सिमेट्री बिल्कुल भी नहीं है। अच्छी बात है। तो आप देखें अलग अलग चीजों में, अपने आसपास भी जो ऑब्जेक्ट है, जैसे मार्कर, इसको देखिए कि इसमें सिलेंड्रिकल सिमेट्री है, हाँ, अगर इसको सिमेट्रिक है तो भले ही आप देखिए थोड़ा सा ऊपर से चोंच से कोन जैसा है, तो नीचे अलग से आ रहा है, बड़ा फैशनेबल शेप है इसका, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। इसके बावजूद अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करूंगा तो आप पाएंगे कि ये बिल्कुल हूबहू एक जैसा है, अगर इसके ऊपर जो कुछ लिखा हुआ नहीं है, कुछ मार्क्स नहीं है, तो ये बिल्कुल एक जैसा होगा। अगेन ये कैसा है, हम कहेंगे इसमें भी सिलेंड्रिकल सिमेट्री। अच्छा, तो ऐसे ही अगर सिग्मा बॉन्ड है, अगर ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं और ऐसे अगर एक को रोटेट करोगे तो रोटेट करते भी जाओ तो भी एक जैसा ही है, तो सिलेंड्रिकल सिमेट्री है, इसका फर्क पड़ता है, हाँ जी, रोटेट करने में भी चेंज नहीं होता। तो अगर रोटेट भी कर लोगे किसी एक एटम को दूसरे के अबाउट, तो भी बॉन्ड नहीं टूटेगा। सिग्मा बॉन्ड ऐसा था, ऐसे घुमाओगे तो भी वो वैसे उतना ही प्यारा सिग्मा बॉन्ड रहेगा, उसके प्यारे पन में कोई कमी नहीं आएगी, बॉन्ड टूटेगा नहीं। इसलिए हमने कहा सिलेंड्रिकल सिमेट्री का महत्व क्या है, कि वो आ गए तो वो घूम सकते हैं। फ्री रोटेशन इज पॉसिबल अराउंड अ सिग्मा बॉन्ड, फ्री रोटेशन इज पॉसिबल अराउंड अ सिग्मा, राइट। अच्छी बात, एक दो छोटी छोटी ज्ञान की बातें, जैसे कि आपको पता है कि dz स्क्वायर को आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि वो कॉम्बिनेशन था dx स्क्वायर dy स्क्वायर माइनस z स्क्वायर और dz स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का। अच्छा, 6 ऑर्बिटल्स होनी चाहिए थी, dxy dy z dx dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dy स्क्वायर माइनस z स्क्वायर और d z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, लेकिन 5 ही अलाउड थी, दो को कंबाइन करके दोनों लोगों ने प्यार से ऐसे dz स्क्वायर बना दिया। अच्छी बात है। ये क्यों बता रहे हो, जस्ट आपको नॉलेज होनी चाहिए। क्यों, अभी हम पाई बॉन्ड की बात कर रहे हैं, वहां काम है। कैसे, पाई बॉन्ड का मतलब है साइड बेस ओवरलैप करते हैं, तो साइड बेस अगर ओवरलैप कर दें तो हम कहेंगे पाई बॉन्ड बन रहा है। तो दो लोब्स है पी ऑर्बिटल के, ऊपर वाले से, नीचे वाले से ओवरलैप करेगा और इस तरह का इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाएगा, ऐसा या ऐसा, जैसा भी आप कहें। ठीक है, अब
पाई बॉन्ड कब बनेगा? अगर p ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं, तो अगर p ऑर्बिटल्स px है, अगर px कंबाइन करिए किससे? पहले मतलब ध्यान रखिएगा, px कोई भी बॉन्ड बनाए वो सिर्फ px से ही बना सकती है, दूसरी py या pz से नहीं। तो s ऑर्बिटल तो अलग ही है। अगर एक p को दूसरे p से बॉन्ड बनाना है, अगर एक एटम के p को दूसरे एटम के p से बॉन्ड बनाना है, तो px कैन कंबाइन ओनली विद px। अगर x एक्सिस के अलोंग है तो बनेगा सिग्मा बॉन्ड, उसके परपेंडिकुलर y या z एक्सिस के अलोंग है तो मिलेगा y। अच्छा, ऐसे कैसे? मैं डायग्राम बना के दिखा देता हूं आपको, देखिए इस तरह से। ये है py ऑर्बिटल, py एक्सिस है, और ये भी py, और इनको ऐसे लाए, अलोंग x एक्सिस लाए हैं, अलोंग एक्सिस x एक्सिस ला रहे हैं, ये x एक्सिस थी, इसके अलोंग आ रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं ऐसे। क्या आप देख सकते हैं खास बात? probability of finding the shared electron cloud, क्या? The probability of finding the shared electron cloud is 0 along the line joining the two nuclei. The probability of finding the shared electron cloud is 0 along the line joining the two nuclei. क्यों? Is 0 along the line joining the two nuclei. नोडल प्लेन पे है, देखिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऊपर है, हाँ, उसके नीचे है, हाँ, पर वो बीचों बीच है, बिल्कुल नहीं है। सिग्मा में जहां मैक्सिमम थी, वहां पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड में नोडल प्लेन है, नोड है। अच्छी बात है, ठीक है। एक चीज और, इस तरह के ओवरलैप से बना है पाई बॉन्ड, पी और पी। अगर इसको घुमा दें ऐसे, तो क्या होगा? अब ओवरलैप हो रही है? नहीं। तो अगर एक एटम को स्थिर रख के दूसरे को घुमाने की कोशिश करेंगे, प्लीज नोट, पी ऑर्बिटल्स अब ओवरलैप नहीं करेंगी, पाई बॉन्ड टूट जाएगा। तो फ्री रोटेशन is not possible without breaking the pi bond, यानी कि it cannot undergo rotation about the internuclear axis। क्यों? सिलिंड्रिकल सिमेट्री नहीं है। ऐसा है, लेकिन सिलिंड्रिकली सब तरफ घूम जाएंगे तो एक जैसा होगा, ऐसा नहीं है पाई बॉन्ड, राइट। एक दो छोटे छोटे नियम, ये सिर्फ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में चलते हैं और बड़े महत्वपूर्ण हैं। अगर दो एटम्स के बीच में फर्स्ट बॉन्ड इज ऑलवेज अ सिग्मा बॉन्ड। आई रिपीट, ओनली इन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। दो एटम्स हैं, उनके बीच में पहला बॉन्ड बनेगा वो हमेशा सिग्मा होगा, और सेकंड या थर्ड बॉन्ड होंगे तो वो हमेशा पाई बॉन्ड होगा। अच्छा, यही नहीं, ओनली वन सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल बिटवीन टू एटम्स। अगर कोई भी एटम है, जैसे कार्बन कार्बन, इनके बीच में एक ही सिग्मा हो सकता है, तो कार्बन दूसरा सिग्मा नहीं बना सकता, आपस में नहीं बना सकते। हाँ, अगर कोई दूसरा एटम है, ऐसे एक दो, ऐसे तो दूसरों के साथ, जैसे यहाँ पे इनके बीच में एक सिग्मा, इन दो के बीच में एक सिग्मा, इन दो के बीच में अलग, इन दो के बीच में अलग, ऐसे हो सकता होगा। लेकिन किसी भी टू गिवन एटम्स हैं अगर आपके पास, तो उनके बीच में मैक्सिमम एक ही सिग्मा बनेगा, और पहला बॉन्ड सिग्मा ही होगा। उसके अलावा बॉन्ड बनेंगे तो वो पाई बॉन्ड है, दो या तीन बन सकते हैं, तो अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और टू पाई बॉन्ड्स हैं, ऐसा। ज्यादा अच्छा कौन है, तगड़ा कौन है? सिग्मा है पाई। सिग्मा स्ट्रॉन्गर, एज फॉर सिग्मा इज स्ट्रॉन्गर, पाई इज अ लिटिल वीक पाई। अगर एक जैसे हैं, सेम px और py एक ही चीज की बॉन्ड बना रहे हैं, और px सिग्मा बना रही है, py पाई बना रहे हैं, सिग्मा इज बेटर देन पाई। फाइन। कैसे बनते हैं? p ऑर्बिटल्स आपस में बना सकती हैं, p और d बना सकती हैं, p और d कैसे? ये था p पाई d पाई, फिर है p पाई d पाई, ओ माय गॉड, और फाइनली दो विशाल राक्षसी d ऑर्बिटल्स, d पाई d पाई। ऐसे भी बन सकते हैं पाई बॉन्ड्स। वाह, कैसे? मैं दिखाता हूं आपको, ये देखिए, ये है p पाई ओवर, ओवर, और ये है p पाई d पाई, इससे बॉन्ड बनाए बिल्कुल, और ये है d पाई d पाई। प्लीज नोट करिए, जो ओवरलैप कर रहे हैं उनके कलर सेम है, इसका मतलब सेम फेज है जिसमें वो ओवरलैप कर रहे हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, जो अभी तक पढ़ा था उसकी समरी है। अगर दो s ऑर्बिटल्स हैं, वो ओवरलैप करेंगे, कैसे भी आएंगे, क्या बॉन्ड बनेगा? सिग्मा। s और px है, और px आ रही है अलोंग x एक्सिस, तो क्या बनेगा? सिग्मा। py आ रही है अलोंग y एक्सिस, तो भी सिग्मा। pz आ रही है अलोंग z एक्सिस, तो भी सिग्मा। अच्छा, और अगर s और px आ रहे हैं अलोंग y एक्सिस, तो क्या होगा? px और x एक्सिस के आगे तभी सिग्मा बनेगा। s ऑर्बिटल गोल मटोल पाई बॉन्ड ही बना सकती हैं, और यहाँ पे सिग्मा बनेगा नहीं, नो बॉन्ड, कुछ नहीं बनेगा। अच्छा, z एक्सिस हर बार कुछ नहीं बनेगा। px से s को बॉन्ड बनाना है तो अलोंग x एक्सिस से आना पड़ेगा, तभी सिग्मा बनता है। px और px अलोंग x एक्सिस आएंगे, ऑफ कोर्स सिग्मा। यही px और px अलोंग y z एक्सिस आएंगे, पाई बॉन्ड बन जाएगा। px और dxy एक मजेदार कॉम्बिनेशन है, एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। x एक्सिस है, y एक्सिस, सुंदर है, देखिए किसकी बात हो रही है? मनोहारी dxy की बात हो रही है। अच्छा, और क्या ये ओवरलैप कर रहा है किसी से? हाँ, अगर px है, px कैसा है? वो तो ऐसे आएगा, इस तरह से।
along x एक्सिस। क्या आप देख सकते हैं कि माइनस और माइनस ओवरलैप कर रहे हैं, माइनस और प्लस भी कर रहे हैं, ये नल ओवरलैप है, इसमें नो बॉन्ड, कोई बॉन्ड नहीं। अच्छा, और यही अगर अलोंग y एक्सिस आया तो y एक्सिस ऐसी है, तो y एक्सिस के अलोंग अगर आ जाएगा इस तरह से, सॉरी ये पी वाई ले लिया हमने, अगर पी एक्स ले रहे हैं ये वाई एक्सिस है और पी एक्स ऐसा है, एक्स एक्सिस के पैरेलल इस तरह से। वाह, तो क्या पाई ओवरलैप है? हाँ है। तो ये कैसा है? ये है पाई बॉन्ड। ओके, और अगर ये जेड एक्सिस के अलोंग आया तो जेड का मतलब वर्टिकल। आप कह सकते हैं यहाँ पे जो पॉइंट है इसी के परपेंडिकुलर आकर ओवरलैप कर रहा है, तो क्या होगा? कोई भी ढंग का ओवरलैप नहीं होगा, और सच तो ये है कुछ भी शुभ ऐसा नहीं बनेगा, अगेन यू डोंट गेट एनी काइंड ऑफ अ गुड बॉन्ड। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। तो अलोंग वाई एक्सिस पी एक्स ने बनाया है पाई बॉन्ड, बाकी दो एक्सिस के अलावा कुछ नहीं बना है। ऐसे ही आप चाहें तो अपने अभ्यास के लिए बाकी ऑर्बिटल्स को भी डिस्कवर कर सकते हैं, ला सकते हैं और कंपेयर करके देख सकते हैं। फटाफट करिए मेरे साथ, पी वाई और पी वाई अगर वाई एक्सिस के अलावा रहे तो बनेगा सिग्मा, पी जेड और पी जेड जेड एक्सिस के अलावा बनाएंगे सिग्मा, एस और डी जेड स्क्वायर से चलते जाइए आप, अगर डी जेड स्क्वायर है ऐसा है, अलोंग जेड एक्सिस अगर ओवरलैप करेगा क्या बनाएगा? सिग्मा। पी जेड और डी जेड स्क्वायर अलोंग जेड एक्सिस आएंगे फिर से सिग्मा, और दो डी जेड स्क्वायर आएंगी वो भी बना सकती है सिग्मा। ये अपना सिग्मा बनाती है सिर्फ डी जेड स्क्वायर, राइट? और आराम से ऑर्बिटल ओवरलैप डायग्राम बनाता रफ तारे से देख सकते हैं, तो बहुत मजे से फिट हो जाएंगे। इस तरह से कहानी है बच्चों सिग्मा और पाई बॉन्ड्स की। एक बार आपको आ गई, इसके बाद की कहानी अब हम आगे सुनाएंगे। चलिए, हैव अ ग्रेट टाइम, गॉड ब्लेस यू।